हाय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? शायद बहुत अच्छे से होंगे। और आज जैसा कि पहले से ही घोषित था, आज हम लोग फिजिक्स के कुछ अच्छे प्रश्नों को करेंगे और देखेंगे जो दरोगा के मेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात क्या कि अब आज फिजिक्स, कल केमिस्ट्री, परसों फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस तरह से लगातार 10-11 दिन में जो है वो 11 बजे से आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावना इसकी 100% है। याद रखिए कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, तब तक सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है। और इस सफलता की कड़ी में जो हमारी टीम है अदम्य आदित्य गुरुकुल, वो लगातार लगा हुआ है, आपके समृद्धि के लिए प्रयासरत है। और लॉकडाउन के तमाम समयों में हम लोगों ने आपके साथ अच्छे तरीके से लगकर पढ़ाई करवाई है और मुझे सफलता चाहिए, किसी भी हाल में सफलता चाहिए और उसी सफलता के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आपको सफलता देनी ही पड़ेगी। 2446 बच्चों के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही 2213 के लिए भी बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा कि यहां पर मैं चुनिंदे प्रश्नों को करवाऊंगा जो बहुत बहुत लाभदायक है। याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। याद रखिएगा, अभी हम यूनिट और गति से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को, कुछ जो है आपको पदार्थों के गुण से संबंधित प्रश्नों को, फिर घर्षण वगैरह से प्रश्नों को मैं लेके आया हूं जो क्रमागत रूप से आगे भी चलता रहेगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डेसिबल ध्वनि का मात्रक है। तो याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे डेसिबल कहा जाता है। याद रखना, ये आपका सही है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि का मात्रक है, ये सही है। अश्व शक्ति शक्ति का मात्रक है, फिर हम लोग डिटेलिंग करेंगे इसको। और न्यूट्रिकल माइल या नॉटिकल माइल कहिए इसको नॉटिकल माइल कहिए, ठीक है। नॉटिकल माइल ये दूरी का मात्रक है, समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी उष्मा का न्यूट्रिकल माइल कर रहा है इसमें, ठीक है, न्यूट्रिकल माइल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिकल माइल। कैलोरी उष्मा का मात्रक है, तो देखिए न्यूट्रिकल माइल कर रहा है, तो ये आपको क्या हुआ, नॉटिकल माइल होता है, न्यूट्रिकल माइल नहीं होता। कैलोरी उष्मा का मात्रक है, एकदम सही है। तो ये आपका गड़बड़ हो गया, बाकी आपका क्या हुआ, सही हो गया। याद रखिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, हो जाएगा सी नंबर। यहां देखिए डेसिबल, जब भी डेसिबल की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता को या तीव्रता को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे डेसिबल कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि दिन के समय में रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल की ध्वनि और रात के समय में, ये दिन के समय में है, और रात के समय में ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो है वो 45 डेसिबल होता है। कितना डेसिबल? 45 डेसिबल। अब आते हैं अश्व शक्ति पर। आपको पता है कि शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है और एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना वाट होगा? तो 746 वॉट होता है, ध्यान में रखिएगा। और वॉट क्या होता है? तो एक वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, और यह शक्ति का मात्रक है। और ध्यान दीजिएगा, कैलोरी उष्मा का मात्रक है, और 1 कैलोरी बराबर होता है कितना? तो 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। और यहां न्यूट्रिकल माइल किया हुआ है, तो नॉटिकल माइल बराबर क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, नॉटिकल माइल समुद्री दूरी को मापते हैं, नॉटिकल माइल समुद्री दूरी को मापने की इकाई है, और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है। तो शायद समझ में आ गया होगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बल क्या होता है? अगर किसी वस्तु पर आप क्या करें, अगर हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, यदि उसमें द्रव्यमान होता है तो उसमें स्वतः ही त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यानी बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। और बल का मात्रक क्या हुआ? बल का मात्रक ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहां देखिए 1 का 3 नंबर होगा, 1 का क्या होगा? 3 नंबर होगा। आवेग क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए सूक्ष्म समय के लिए, तो बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। और आवेग का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन, और समय का मात्रक क्या हुआ? सेकेंड हुआ। तो न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक? आवेग का मात्रक। तो देखिए 4 नंबर हो गया। कार्य देखिए, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 का 3 देखिए, पकड़िए 1 का 3, ठीक है।
बी का 4, तो बी का 4, तो ऑप्शन हो गया कौन सा, 3 नंबर हो गया। आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हैं तो बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। और कार्य क्या होता है, तो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल F.S, इसी को कार्य कहते हैं। और त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो आंसर हो गया सी नंबर। चलिए एक चीज और ध्यान में रखना है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। ये भी क्वेश्चन रेगुलर पूछता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग्स होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल, जैसा कि ऑप्शन में भी है। चलिए तीसरे नंबर पर प्रश्न पर आ रहे हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में समान बीमाओं वाला कौन होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, कार्य बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन। और कार्य का क्या होगा, ml² T-2, ml² T-2 हो जाएगा इसका बीमा। शक्ति की बीमा देखिए, कार्य बटा समय होता है, कार्य बटा समय, तो क्या हो जाएगा, ml² T-3 हो जाएगा इसका बीमा। कितना हो जाएगा, ml² T-3। फिर देखिए संवेग की बीमा क्या होगा, संवेग आपको पता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान m और वेग LT-1, यानी mLT-1 हो गया। ऊर्जा का कार्य के समान बीमा होता है, तो ठीक है, ऊर्जा का क्या होगा, कार्य के समान, यानी ml² T- क्या हो गया, 2 हो गया बीमा। फिर देखिए बल तथा शक्ति दोनों डिफरेंट है, बल का बीमा mLT-2, बल का बीमा mLT-2। ये देखिए ये हो गया आपका किसका, कार्य का बीमा, कार्य, ठीक है। ये हो गया किसका, शक्ति। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बल की बीमा, किसकी बीमा, बल की बीमा mLT-2। और यहां देखिए ऊर्जा का बीमा आपको पता है, तो किसकी बीमा समान है, समान, तो कार्य और ऊर्जा की बीमा क्या होगी, समान होगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किसकी बीमाएं समान होती, तो याद रखिएगा कोणीय वेग आवृत्ति दोनों की बीमा समान होगी। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक की बीमा समान होगी। बलाघूर्ण और कार्य और ऊर्जा की बीमा समान होगी। आवेग और संवेग की बीमा समान होगी। इतने पे ही आपका काम चल जाएगा। तो क्या क्या बताया मैंने, किसकी बीमाएं समान होंगी, कार्य ऊर्जा, ठीक है, संवेग आवेग, ठीक है, आवृत्ति और कोणीय वेग, और ठीक है मैंने बताया आपको बलाघूर्ण और कार्य की बीमा समान होती है। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि एक समतल में अनुपस्थित 3 अदिश राशि, एक समतल में अनुपस्थित 3 अदिश राशि, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए बाबू। एक समतल में उपस्थित 3 अदिश राशि क्या कह रहा है कि एक समतल में अनुपस्थित 3 सदिश राशि कभी भी रिक्त सदिश राशि का निर्माण नहीं कर सकती है। तो ध्यान में रखिएगा ये सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सदिश क्या होता है, तो ऐसी भौतिक राशि जिसका क्या हो, परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों हो। भौतिक राशि जिसका 3 चीज हो, क्या क्या हो, 3 चीज। एक तो पहला परिमाण हो, दूसरा मात्रक हो, तीसरा उसमें दिशा हो। परिमाण, मात्रक और क्या हो जाए, दिशा हो जाए। तो ऐसे भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, सदिश भौतिक राशि कहते हैं। तो एक समतल में अनुपस्थित 3 सदिश राशि कभी भी रिक्त सदिश राशि, तो ऐसा सदिश राशि जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, नल वेक्टर इसको बोलते हैं, निर्माण नहीं कर सकता, ये सही है। कण द्वारा तय किए गए संपूर्ण पाथ की लंबाई सदैव कण के विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। गलत बात है, क्योंकि आपको पता है कुल तय किए गए पथ को हम दूरी कहते हैं, और प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। केवल एक केस में क्या होगा, विस्थापन दूरी के बराबर होगा, जब वस्तु किस पथ पर, एक सरल रेखा पथ पर चलता है, तो क्या होगा बराबर, आपको दूरी का परिमाण विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा, लेकिन हर केस में नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान देना है, एक सदिश राशि का परिमाण सदैव अदिश होता है, ये भी ठीक है, ये भी आपका क्या है, तो कण द्वारा तय किया गया संपूर्ण पथ की लंबाई, ये गलत हो गया।
ठीक है। अब देखिए ये सही होगा। क्या होगा? एक सदिश का परिमाण सदैव अदिश राशि होता है। अगर किसी सदिश राशि का परिणामी निकालिएगा तो वो हमेशा कौन सी राशि होगी? अदिश राशि होगी। एकदम ध्यान में रखना है कि किसी सदिश राशि का परिणामी हमेशा क्या होता है? अदिश राशि होता है। किसी सदिश राशि का परिणामी हमेशा अदिश राशि होता है। ध्यान रखिएगा कि अदिश राशि किसको कहते हैं? तो वह राशि जिसका परिमाण और मात्रक तो जिसमें होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ऐसी भौतिक राशि जिसका परिमाण और मात्रक होगा, जिसमें आपको क्या नहीं पाया जाएगा? जिसमें दिशा नहीं होगी, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। याद रखिएगा, कार्य, ऊर्जा, दूरी, कार्य, ऊर्जा, दूरी, चाल। फिर देखिए विभवांतर, विभवांतर जिसमें भी विभव लगा हो वो सभी कौन सी राशि? अदिश राशि। विभवांतर और देखिए शक्ति, ठीक है, ये सब कौन सी राशि है? तो अदिश राशि होता है। लेकिन सदिश राशि के विषय में बात कर लीजिए जरा। संवेग, आवेग, विस्थापन, वेग, बल और जिसमें भी क्षेत्र लगा हो सभी कौन सी राशि? तो सभी सदिश राशि होते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूं आपको गुरुत्वीय क्षेत्र, कमेंट में बताइए गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सी राशि? तो सदिश राशि। गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सी राशि? सदिश राशि। पूछेगा बलाघूर्ण कौन सी राशि? तो सदिश राशि। बलाघूर्ण कौन सी राशि? सदिश राशि। गुरुत्वीय त्वरण कौन सी राशि? सदिश राशि। आवेग कौन सी राशि? सदिश राशि। विद्युत विभव कौन सी राशि? तो अभी मैंने बताया जिसमें भी विभव लगा हो सभी अदिश राशि होते हैं। तो विद्युत विभव अदिश राशि होंगे। क्या मजा आ गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई साहब हमारा क्या कह रहा है? ये ऊपर नहीं बढ़ रहा है बाबू। हाँ, अरे रे इतना भगाइए नहीं। हाँ चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कण की औसत चाल समान समयांतराल के लिए या तो औसत वेग के परिमाण के बराबर या अधिक हो सकता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि चाल जो है ध्यान रखिएगा, चाल, वस्तु की चाल, ठीक है, क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? वेग के। याद रखना है कि औसत चाल हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके? औसत वेग के। और ये भी आपका सही है। तो कौन सा सही हो गया? 1 सही हो गया, 3 सही हो गया और 4 सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बाबू फंस गया। हाँ यहां देखिए बीमा MLT-2। अभी तुरंत मैंने बताया था बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। ध्यान दीजिएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देख लीजिए द्रव्यमान का क्या हो गया? m और त्वरण का हो गया LT-2। तो ये हो जाएगा MLT-2। MLT-2। तो ये किसकी बीमा? तो ये बल की बीमा होगी। अभी तुरंत मैंने बताया आपको कि त्वरण की बीमा LT-2, त्वरण की बीमा LT-2, कार्य की बीमा ML²T-2, ML²T-2, वेग की बीमा LT-1, वेग की बीमा LT-1। एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बल भी सदिश राशि, ठीक है, त्वरण भी सदिश राशि, वेग भी सदिश राशि, लेकिन कार्य कौन सी राशि? अदिश राशि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई साहब एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है, ध्यान दीजिएगा कहां गिर रहा है? पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन है, एकदम समझिएगा कंडीशन को। क्या क्या मैं कंडीशन बता रहा हूं। यदि रेलगाड़ी एक समान वेग से, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि यदि रेलगाड़ी ठीक है, 3 कंडीशन है यहां पर। रेलगाड़ी एक समान वेग से, किस वेग से? एक समान वेग से गमन करेगा, तो उसके हाथ में गिरेगा। याद रखिएगा कहां गिरेगा? उसके हाथ में। यदि रेलगाड़ी एक समान वेग से गमन करता है तो सिक्का उसके हाथ में गिरेगा। यदि रेलगाड़ी त्वरित गति से गति करेगा तो सिक्का उसके पीछे गिरेगा।
ठीक है। यदि रेलगाड़ी मंदित गति से गति करेगा तो सिक्का उसके आगे गिरेगा। 3 कंडीशन मैंने बताया कि यदि रेलगाड़ी क्या होगा, एक समान वेग से गमन करे तो सिक्का कहां गिरेगा, उसके हाथ में। यदि रेलगाड़ी त्वरित गति से गति करेगा तो सिक्का कहां गिरेगा, पीछे। यदि रेलगाड़ी मंदित गति से गति करेगा, सिक्का कहां गिरेगा, उसके आगे गिरेगा। यहां देखिए, एक समान त्वरण से, एक समान वेग से गमन करेगा तो हाथ में, ठीक है, हाथ में गिरेगा। एक समान त्वरण से चल रही है तो पीछे, ठीक है, और एक समान मंदन से चल रही है तो आगे क्या होगा, आगे। तो अब क्वेश्चन का फिर से आते हैं, रिपीट करते हैं। एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो भाई साहब पीछे गिर रहा है, किस त्वरण से, देख लीजिए पीछे कहाँ लिखे हैं, पीछे एक समान त्वरण से ही चल रही है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे रहते अगर दिक्कत हो गई तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। इसलिए खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, जम करके मेहनत कीजिए और क्वेश्चन को एकदम ध्यान पूर्वक बनाइए। अभी मैं पीडीएफ भी अपलोड करवा दूंगा, तो उससे क्या होगी कि आपकी सफलता की धार तेज होगी और मेरिट लिस्ट में निश्चित रूप से आपका नाम होगा। देखिए, एग्जाम तो पास करना ही करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट में नाम लाना बहुत आवश्यक है। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको मेरिट लिस्ट में निश्चित रूप से ऊपर बढ़ाने के लिए सहायक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। बहुत मस्त मस्त प्रश्न है बाबू, आगे देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति फिसलने वाली लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। जब वह कमरे के छत तथा ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच से फिसलता है तो फिसलना आरंभ करता है, तो उसके मध्य बिंदु से फिसलने का तय किया गया रास्ता क्या होगा। मैं बार बार बताता हूं, मान लीजिए दीवार है, ये दीवार है, इस सीढ़ी लगा हुआ है और यहां व्यक्ति खड़ा है। यहां क्या खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है। अब क्या हुआ कि अचानक सीढ़ी फिसलने लगा, तो ये जो बनाएगा वो वृत्तीय मार्ग पर, अगर इधर खड़ा रहता या इधर खड़ा रहता तो कैसा होता, तो पथ हो जाता दीर्घ वृत्तीय। पथ कैसा हो जाता, अगर मध्य बिंदु पर खड़ा है, किस बिंदु पर, मध्य बिंदु पर खड़ा है, तो पथ कैसा होगा, तो वृत्तीय होगा। एकदम कभी सोचना भी नहीं है, क्या मार देना है, डायरेक्ट वृत्तीय मार देना है। क्या कह रहा हूं मैं कि यदि सीढ़ी के मध्य बिंदु में खड़ा होगा तो पथ बनेगा वृत्तीय। यदि सीढ़ी से पहले या सीढ़ी के बाद खड़ा होगा, मध्य बिंदु के पहले खड़ा हो जाए या मध्य बिंदु के बाद खड़ा हो जाए, तो हमेशा पथ इलिप्टिकल बनेगा, दीर्घ वृत्तीय बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन बढ़ाइए और बड़ा कीजिए, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, फट जाएगा, छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, फट गया, छोटा कीजिए, हाँ ठीक है, नीचे कीजिए, नीचे 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 और नीचे, ऊपर हो गया, ऊपर हो गया, 9 नंबर, 8 नंबर, हाँ। वेग समय ग्राफ की प्रवणता, वेग समय ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता मतलब क्या होता है, ढाल, प्रवणता मतलब ढाल। अब देखिए, ये ले लिया हमने वेग और ये ले लिया हमने क्या, समय। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता यानी ढाल जो है, थीटा जो है, थीटा यानी टेन थीटा जो है, वो त्वरण का मान देता है। किसका मान देगा भाई जी, त्वरण का मान देता है, एक्सेलरेशन का मान देता है। और यहीं पर अगर रहता कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसका मान देता है, तब क्या हो जाता, विस्थापन हो जाता। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसका मान देगा, तो विस्थापन या दूरी का मान देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए कि एक वस्तु विरामावस्था से आरंभ होकर अचर त्वरण से सीधी रेखा में चलती है। यहां देखिए अचर त्वरण है, त्वरण क्या है, अचर है, अचर त्वरण से सीधी रेखा में चलती है। तो दूरी तथा चाल के बीच, यहां देखिए दूरी और समय के बीच ग्राफ होता तो क्या हो जाता, डायरेक्ट ये हो जाता, क्योंकि दूरी और चाल के बीच ग्राफ दे रहा है। तो दूरी और चाल के बीच ग्राफ क्या होगा, अचर, ठीक है, त्वरण से चल रहा है, अचर त्वरण से चल रहा है, तो आपको पता है क्या होता है कि v बराबर u प्लस AT हो जाएगा। तो u मान लीजिए 0 है तो v बराबर क्या हुआ, AT। तो समय के साथ इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, समय के साथ इसका मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो देखिए किस में बढ़ रहा है,
तो यहाँ पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा था, यहाँ नियत रह रहा है। क्या हो रहा है? नियत रह रहा है, तो ये ग्राफ नहीं होगा। फिर देखिए इसमें समय के साथ घट रहा है, नहीं होगा। तो इसमें देखिए पहले घट रहा है फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ग्राफ बचा? तो डी नंबर ग्राफ बचा। ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूं कि दूरी और चाल के बीच ग्राफ कह रहा है, तो दूरी और चाल के बीच ग्राफ कह रहा है। तो आपको पता है कि दूरी और चाल के बीच पता है आपको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। u 0 मान लीजिए। अब क्या होगा कि वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर बराबर 2as और v बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2as, यानी डायरेक्टली समानुपाती है दूरी और चाल के। यानी क्या होगा? दूरी बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो क्या होगा? आपको चाल भी समय के साथ बढ़ता जाएगा, इसीलिए ग्राफ नंबर 4 होगा। ग्राफ नंबर क्या होगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ाइए क्वेश्चन बाबू। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिशील है। ठीक है, तो क्या होगा? असमान वेग उसका असमान है और समान त्वरण से गतिशील है। तो देखिए भाई, ये देख लीजिए जरा, ठीक है, जरा इस पर देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर। ये है आपको, क्या है? ये है आपका वेग और ये है आपका समय। क्या कह रहा है? समान त्वरण। यहां देख लीजिएगा वेग v1 है, यहां देख लीजिएगा वेग v2 है, यहां देख लीजिए वेग v3 है, यहां देख लीजिए। ठीक है, यहां देखिए, ऊपर बढ़ाइए बाबू। यहां देखिए क्या है आपका बढ़ाइए क्वेश्चन ऊपर। ठीक है, यहां देख लीजिए क्या है? यहां v3 वेग है। तो इस तरह से देख लीजिए वेग हर जगह बदल रहा है, वेग हर जगह बदल रहा है। v1 v2 v3 v4 आ रहा है, t1 t2 t3 आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? ढाल देखिए हर जगह क्या है? समान है। और आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वेग और समय के बीच जो ढाल निकाला जाता है वो त्वरण कहलाता है। त्वरण a बराबर क्या होगा? dv बटे dt, और यही टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा होगा। तो त्वरण का मान हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये देखिए कैसा ग्राफ है, वेग भिन्न भिन्न है लेकिन त्वरण a बराबर नियत है। जब त्वरण a नियत होगा तो वेग समय ग्राफ कैसा होगा? तो रेखीय हो जाएगा। कैसा होगा? रेखीय होगा। ध्यान में रखना है, वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लकड़ी तथा एक लोहा की समान त्रिज्या के गोलियों को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई जाती है। दोनों गोलियों का पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगेगा। आपको मैंने बताया है, बार बार चर्चा किया है। ये देखिए ये दोनों है, गिर रहा है, h बराबर होता है हाफ g/t²। क्या जी? ठीक है, कि ऊंचाई पर निर्भर करेगा। समय किस पर निर्भर करेगा? ऊंचाई पर, डायरेक्ट ऊंचाई पर, ऊंचाई के, ठीक है, और समय जो है वह ऊंचाई पर निर्भर करेगा। और आपको पता है h प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। तो यदि ऊंचाई दोनों का बराबर है, यहां देखिए क्या है? समान ऊंचाई बराबर है, तो उसको पृथ्वी पर पहुंचने में क्या होगा? लगभग बराबर समय लगेगा? नहीं जी, बिल्कुल बराबर समय लगेगा। लगभग नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बराबर समय लगेगा। दोनों को गिरने में पृथ्वी पर समान समय लगता है, क्योंकि यहां जो है कोई भी आपको, ठीक है, उत्प्लावन बल यहां कार्य नहीं करेगा। यहां पर कोई भी अवरोधक कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वस्तु निर्वात में गिराई जा रही है। कहां गिराई जा रही है? निर्वात में गिराई जा रही है। तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बराबर समय लगेगा, यानी बराबर समय लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सब क्वेश्चन लाजवाब है, इसलिए मैंने चुन के लाया है क्वेश्चन। एक वस्तु में शून्य वेग तथा स्थिर त्वरण हो सकता है। शून्य वेग तथा स्थिर त्वरण हो सकता है। भाई साहब, a बराबर dv बटे dt, ठीक है, शून्य वेग स्थिर त्वरण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु में नियत वेग तथा परिवर्तित चाल हो सकता है। एक वस्तु में नियत चाल तथा परिवर्तित वेग हो सकता है। क्या भाई, गड़बड़ लग रहा है ना? एक वस्तु में शून्य वेग संभव नहीं है, एक वस्तु में नियत वेग तथा परिवर्तित चाल हो सकता है, ये गड़बड़ हो गया। एक वस्तु में नियत चाल तथा परिवर्तित वेग हो सकता है। कैसे जी? कैसे सिद्ध करेंगे? कैसे आप जानिएगा इसको? तो देख लीजिए, जानते कैसे हैं? तो आपको पता है कि अगर वस्तु
अगर वस्तु वृत्तीय पथ पर चले तो यहां देखिए ये V1, ये V2 और ये V3, ठीक है, हर जगह देखिए V3। क्या हो रहा है कि वस्तु की चाल नियत हो सकती है, चाल नियत होगी, लेकिन वेग का दिशा बदलने के कारण आपको वेग निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो किस केस में मैं बता रहा हूं, तो वृत्तीय गति में, एकदम ध्यान में रखिएगा। वृत्तीय गति में क्या होता है, तो वृत्तीय गति में एक वस्तु में नियत चाल तथा परिवर्तित वेग हो सकता है। एकदम सही है वृत्तीय गति। तो ये सही हो गया। हमको क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन, ठीक है, निम्न में कौन, ठीक है, इसमें कर दीजिए सत्य, सत्य है, निम्न में कौन सत्य है, तो ए सी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक गेंद को ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा वह प्रक्षेप पथ बनाती हुई पृथ्वी पर पहुंचती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु को हम वृत्तीय पथ पर फेंक रहे हैं, देखिए ऊपर की ओर फेंके तो ये परवलयाकार पथ, कौन सा पथ, परवलयाकार पथ तय कर रहा है। यहां देखिए ये भी साइन थीटा है, इसका मान 0 हो जाता है, लेकिन भी कॉस थीटा यानी क्षैतिज वेग निरंतर निरंतर नियत रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रक्षेप की गति में क्षैतिज वेग का घटक, किसका घटक, क्षैतिज वेग का घटक नियत रहता है, वेग का घटक नियत रहता है। ध्यान दीजिएगा, नियत रहता है। और बाकी क्या होगा, नियत रहता है, कौन सा नियत रहेगा, तो भी कॉस थीटा, ये क्या होता है, नियत रहेगा। और भी साइन थीटा ये निरंतर बदलता रहेगा, भी साइन थीटा ये आपको निरंतर बदलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका देख लीजिए, वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा, नियत रहता है। याद रखिएगा, वेग का क्षैतिज घटक नियत रहता है, बाकी सब क्या होगा, चेंज करता रहेगा। चलिए 14 नंबर बढ़ाइए क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिलियर्ड्स गेंद की गति, बिलियर्ड्स गेंद की गति, पहले यहां देखिए उड़ने वाले कीट की गति, भैया हवा में उड़ रहा है, त्रिआयामी गति। मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति, मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गति क्या होगी, बिलियर्ड्स गेंद। आप देखिएगा कि बिलियर्ड का गेंद क्या होता है कि हम लोग, एक टेबल होता है, ठीक है, उस पर ये मारते हैं, आपको एक लकड़ी के इससे गुटके से हम उसको मारेंगे तो क्या होगा, बिलियर्ड्स की गति एक बिंबीय गति होती है। कौन सी गति होगी, एक बिंबीय गति होती है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति क्या होगी, दो बिंबीय। अभी देखिए ये मुक्त रूप से वस्तु गिर रहा है, ऊपर फेंके हैं मुक्त रूप से, तो इधर भी गति करेगा और इधर भी गति करेगा, तो यहाँ द्विआयामी गति होगा। याद रखिएगा, दो गति को हम द्विआयामी गति कहते हैं, पहला वृत्तीय गति, दूसरा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति कौन सी गति, द्विआयामी गति, और वृत्तीय गति कौन सी गति, तो याद रखना है कि वृत्तीय गति जो है वह द्विआयामी गति होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो क्लियर हो गया आपको, ए का क्या हो जाएगा, एक, तो ए का 1 2 में है। चलिए बी का 3, तो बी का 3, तो कौन सा नंबर हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक लघु वर्षा की बूंद, ध्यान दीजिएगा, लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब क्या होगा। देखिए यदि कोई लघु वर्षा बूंद ऊपर से नीचे गिरती है तो पहले, ध्यान दीजिएगा, पहले वेग क्या होगा, बढ़ेगा, वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, वेग पहले बढ़ता है, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, और वेग जैसे ही बढ़ेगा, आपको पहले वेग क्या होता है कि यदि वर्षा की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है तो वेग का मान बढ़ता है, वेग का मान बढ़ता है, और ठीक है, वेग का मान बढ़ता है, और क्या होगा कि आपको ये वायु जो है, वायु के घर्षण के कारण वह एक नियत वेग धारण करता है, नियत वेग धारण करेगा, नियत वेग धारण करेगा, और इसी वेग को हम क्या कहते हैं, धारण करता है, इसी वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहेंगे, सीमांत वेग कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब वर्षा की बूंदें ऊपर से नीचे गिरती है तो पहले वेग काफी तीव्र होगा, लेकिन ठीक है, वायु के घर्षण के कारण आपको वह एक नियत वेग धारण करता है जिसे हम सीमांत वेग कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी एक समान हो जाएगा। तो 15 का 3 नंबर आंसर हो गया। कौन सा हो गया, 3 नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 4 कारें ए बी सी तथा डी समतल सड़क पर चल रही है, इसकी दूरी समय को ग्राफ चित्र में दिया गया है, सही कथन को चुनिए। भाई साहब सही कथन चुनना है, दूरी और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है। चलिए
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। दूरी समय ग्राफ की ढाल निकाल लीजिए, दूरी समय ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल किसका मान देगा जी? चाल का मान। किसका मान देगा? चाल, चाल बताएगा। और ये टेन थीटा है, और टेन थीटा बराबर क्या हुआ? dx बाय dt हो गया, ठीक है। अब देखिए, जिसकी ढाल अधिक उसकी चाल अधिक, जिसकी ढाल अधिक उसकी चाल अधिक। तो C का चाल सबसे अधिक, मान लीजिए इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है और इसका क्या है? V4 है। तो सबसे अधिक चाल किसकी? C की, C की चाल सबसे अधिक। उसके बाद किसकी? तो D की। उसके बाद किसकी? तो A की। उसके बाद A की, ठीक है। उसके बाद किसकी? तो B की। कोई दिक्कत है? ठीक है। तो सबसे अधिक चाल किसका? C का। सबसे कम चाल किसका? B का। तो अब ढूंढिए इसमें, कार A डी से ज्यादा तेज है, कार A कार डी से नहीं भैया, कार डी ज्यादा तेज है कार A से, ठीक है। फिर देखिए, कार B धीमी है, एकदम सही है। कार B क्या है? सबसे धीमी है। ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देगा, लेकिन विस्थापन समय ग्राफ की ढाल अगर निकालेंगे तो वह चाल का मान देगा। तो जिसका ढाल ज्यादा उसकी चाल ज्यादा, जिसका ढाल कम उसकी चाल कम। कोई दिक्कत है? जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल जिसकी ढाल ज्यादा उसकी चाल अधिक, और जिसका ढाल कम उसकी चाल कम। तो सबसे ढाल कम किसका है? B का, इसीलिए चाल इसका सबसे कम। C की ढाल सबसे अधिक, इसीलिए इसकी चाल क्या है? अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि ठीक है, भी चाल से सरल रेखीय गति में चल रही कार द्वारा t समय में s बराबर क्या हुआ? vt। तो कार चल रहा है। भाई साहब, आपको पता है s बराबर क्या होता है? ठीक है, s बराबर v इंटू टी दिया हुआ है। तो चूंकि यह एक समान होगा, एक समान त्वरण से गमन करेगा, तभी ना आपको a साइलेंट हो गया, क्योंकि s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां मान लीजिए v कर लेते हैं हम लोग, इस चाल को v कर लीजिए, तो क्या हुआ? vt प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई साहब, ये त्वरण अगर नियत हो गया, एक समान त्वरण हो गया, तभी जाकर के क्या होगा? s बराबर क्या होगा? vt होगा। नहीं तो कभी संभव है? नहीं संभव है। यानी यह किससे? तो एक समान त्वरण से नहीं, ठीक है। यह किससे? तो a बराबर आपको पता है v माइनस यू अपॉन क्या हुआ? t। तो v, ठीक है, v बराबर क्या हुआ? ठीक है, u बराबर क्या हुआ? v। तो दोनों को कर लीजिए, क्या हुआ? a बराबर क्या हो जाएगा? 0 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन क्या होगा? 0 होगा। यानी किस वेग से चल रहा है? यानी v बराबर u हो रहा है, यानी एक समान वेग से चलेगा, तभी इस तरह का ग्राफ होगा। यानी s बराबर vt अगर है तो वस्तु एक समान वेग से, कभी एक समान त्वरण नहीं मारिएगा। क्या मारिएगा? एक समान वेग। ध्यान में रखना है कि यहां a शून्य होगा, तभी जाकर के s बराबर vt होगा, नहीं तो संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंख मूंद करके, कई बार मैंने बताया है, अपकेंद्रीय बल। देखिएगा, ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से बाहर, ठीक है, वृत्त के केंद्र से बाहर लगने वाले बल को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल है। Fc बराबर क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहां अपकेंद्र बल, कौन बल? अपकेंद्र बल होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग को बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि कपड़ा धोने की मशीन में कौन सा बल? तो अपकेंद्रीय बल। फिर देखिएगा, दूध से मक्खन निकालने में कौन सा बल? तो अपकेंद्रीय बल। आपको साइकिल चल रहा है, कीचड़ उछल गया, कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। लेकिन आप वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं और वृत्त के केंद्र की ओर कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर पर घूम रहे हैं, आपको वृत्त के केंद्र की ओर कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। घुमावदार रास्ते पर घूम रहे हैं, ठीक है, साइकिल या आपको कार के द्वारा जो वृत्त के केंद्र की ओर बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल। आपका सूर्य केंद्र में स्थित है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है? ग्रह चक्कर लगा रहा है। ग्रह द्वारा सूर्य के केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल, याद रखना है, यह वास्तविक बल है जिसका परिमाण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। Fc बराबर हमेशा यह mv स्क्वायर बाय आर होता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है? न्यूटन का पहला गति नियम की संकल्पना क्या देता है? तो भाई साहब, न्यूटन ने 3 गति नियम दिया। कितना गति नियम? 3 गति नियम दिया। कितना गति नियम? 3। पहला,
दूसरा, तीसरा। ठीक है, इन्होंने अपने किताब प्रिंसिपिया में 3 गति नियम दिया, पहला, दूसरा और तीसरा गति नियम दिया। ध्यान देना है, पहला गति नियम से 3 चीज मिलेगा। मैं बार बार रटाता हूं आपको कि पहले गति नियम से कितना चीज, 3 चीज। कौन कौन? तो बल की परिभाषा, ठीक है, जड़त्व की परिभाषा और शून्य त्वरण की अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, बल की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा, शून्य त्वरण मिलेगा। और द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक, आवेग की परिभाषा, आवेग मतलब इंपल्स, और संवेग की परिभाषा यानी मोमेंटम की परिभाषा मिलती है। और तीसरे गति नियम से क्या मिलेगा? क्रिया बराबर प्रतिक्रिया यानी एक्शन बराबर रिएक्शन, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। तो अब देख लीजिए, न्यूटन का पहला गति नियम क्या देगा भैया? जड़त्व की परिभाषा। संवेग की परिभाषा कौन दिया? द्वितीय गति नियम देगा। तो कौन सा गति नियम? द्वितीय गति नियम। लेकिन यही अगर संवेग संरक्षण रहता तो कौन सा नियम? तृतीय गति नियम। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस बल के कारण, अभी तुरंत मैंने बताया था, किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है? तो अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता होनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे कमजोर बल होता है, Fg, सबसे कमजोर बल। प्रकृति में 4 प्रकार के बल, पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा नाभिकीय, तीसरा वैद्युत स्थैतिक, और चौथा आपको कमजोर बल। कौन बल? कमजोर बल, वीक फोर्स। तो सबसे मजबूत कौन? तो सबसे कमजोर हो गया कौन? गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद ठीक है आपको कमजोर बल, वर्डे है कमजोर बल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? तो फिर हो जाएगा आपका एक और बल लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अंत में ले लीजिए नाभिकीय बल। तो सबसे मजबूत प्रकृति में कौन सा बल? नाभिकीय। और सबसे कमजोर कौन? तो गुरुत्वाकर्षण। तो ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहेंगे? ससंजक बल कहेंगे। और विपरीत अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस गति नियमों का उपयोग कर वह अपने आप को तट तक ला सकता है? भैया, क्रिया बराबर क्या होता है? प्रतिक्रिया। क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, यानी बल वो पीछे आरोपित करेगा, जोर से झटका लगाएगा, बदले में वो कहां भागेगा? आगे की ओर। कौन सा नियम? तीसरा गति नियम। तो कौन सा होगा? तीसरा गति नियम, यानी एक्शन बराबर क्या हो रहा है? रिएक्शन। ठीक है, एक्शन बराबर क्या हो जाएगा? रिएक्शन। पहले गति नियम से आपको पता है जड़त्व की परिभाषा, दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक, और तीसरे गति नियम से, ध्यान में रखिएगा, तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? समान द्रव्यमान की धातु गेंद तथा रबड़ गेंद। अब देखिए, जब भी रबड़ गेंद की बात करेगा तो रबड़ गेंद का कंपोजिशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। जबकि ठीक है, ठोस गेंद कंप्लीटली क्या होता है? भरा होता है, यानी इसका घनत्व बहुत ज्यादा होगा, इसका घनत्व क्या होगा? ये रबड़ गेंद है, इसका घनत्व बहुत कम होता है। चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसमें बहुत कमजोर होता है। लेकिन धातु की गेंद में क्या होगा? धातु की गेंद, रबड़ की गेंद है, रबड़ की गेंद, और क्या हो जाएगा? धातु की गेंद और धातु की गेंद। तो धातु की गेंद में क्या हो जाएगा आपको? आपका कंपोजिशन डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स आपको अलग अलग है, लेकिन इसमें भरा हुआ, इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, घनत्व। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समान द्रव्यमान की धातु की गेंद तथा रबड़ की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श से टकराने के बाद रबड़ गेंद धातु गेंद से अधिक उछलती है। क्यों? क्योंकि भैया इसका कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसीलिए जब टकराएगा तो ध्यान में रखना है कि तेज गति से ऊपर उठेगा, और यह संवेग संरक्षण के नियम का पालन करता है। फर्श से टकराने पर धातु गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता है। गलत बात है, संवेग सुरक्षित रहता है। ठीक है, हमेशा टकराने के बाद का संवेग और टकराने के पहले के कुल संवेग क्या होंगे? बराबर होंगे। रबड़ गेंद फर्श से अधिक वेग से टकराता है, यह भी गलत बात है। फर्श से टकराने पर रबड़ गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता, यह भी गलत बात है। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद का कुल संवेग हमेशा संरक्षित होगा, और रबड़ की गेंद का जो कंपोजिशन होता है, उसके अणुओं की संरचनाएं होती हैं, वो डिफरेंट होता है, जिसके कारण रबड़ गेंद ज्यादा उछलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू? लाइए क्वेश्चन। रॉकेट की गति
पर निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संरक्षण का सिद्धांत? आपको पता है रॉकेट जो है, रॉकेट में जिस ईंधन का प्रयोग करते हैं उसे प्रणोदक कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये रॉकेट है, रॉकेट से ईंधन बाहर निकल रहा है और यह किस सिद्धांत पर काम करेगा? संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और जितने तेज गति से धुआं बाहर निकलेगा उतने ही तेज गति से ये क्या होगा? आगे की ओर, ऊपर की ओर उड़ेगा। और यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था किसने? लेबोजियर ने दिया था। यानी अभिक्रिया से पहले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान आपको प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के क्या होता? बराबर होता है। और यह दिया था लेबोजियर ने। किसने दिया था? लेबोजियर ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको पता है कि ऊर्जा कभी भी ऊर्जा हमेशा रूपांतरित होता है। ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूपांतरण होता है। और कोणीय संवेग संरक्षण याद रखिएगा, कोणीय गति में कोणीय संवेग का संरक्षण होता है। जैसे एक जिम्नास्ट, कोई लड़की जो है, ठीक है, आपको कोणीय पथ पर चक्कर लगा रहा है तो उसका कुल कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? तो आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए, यानी घर्षण को कम करने, यानी गतिज घर्षण को कम करने के लिए, उसको लोटनिक घर्षण में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, यानी आपको कौन सा घर्षण? तो आपको लोटनिक घर्षण में बदलते हैं। किसको? काइनेटिक फ्रिक्शन को। यानी गतिज घर्षण को, काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने चेंज कर देना है किसमें? ठीक है, चेंज कर देना है किसमें? तो लोटनिक, रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज करना है। और घर्षण का मान हम घटा देते हैं, जिसके कारण आपको पहिए में बॉल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा कि गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है वो मैं लिख देता हूं आपको। फ्रिक्शन कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का कोण और रिपोज का कोण, ठीक है, विराम का कोण बोलते हैं, रिपोज का कोण, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, दोनों का मान क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। याद रखिएगा कि अगर किसी वस्तु को आप रख दीजिए तल पर, लंबवत तल पर रख दीजिए, और ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा? तो ऊपर की ओर लगता है, ठीक है, आपको क्या लगेगा? तो अभिलंब बल लगता है। और ये देखिए घर्षण बल है। दोनों के बीच, दोनों का परिणामी जितना कोण बनाएगा, किससे? तो अभिलंब बल से। उसी कोण को बोलते हैं कौन सा कोण? तो याद रखना है, विराम आपको घर्षण का कोण बोलते हैं। अब देखिए ये कोई वस्तु है, इसको रख दीजिए किस पर? आपको इंक्लाइंड प्लेन पर यहां रख दीजिए। अब ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु तल पर घर्षण की स्थिति में आ जाए, घर्षण की अवस्था में आ जाए, तो उस समय जो कोण बनेगा उस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या? आपको विराम का कोण बोलते हैं। याद रखिएगा कि ये वस्तु गिरने की सीमांत की स्थिति में आ जाए तो इस अवस्था में जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो आपको घर्षण का कोण नहीं, इसको विराम का कोण बोलते हैं। और विराम का कोण और घर्षण का कोण जो है दोनों क्या होगा? बराबर होता है। याद रखना है, विराम का कोण और घर्षण का कोण बराबर होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज तल पर रख दिया जाए तो लंबवत ऊपर की ओर अभिलंब बल कार्य करता है। और याद रखना है कि घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत कार्य करेगा। और इन दोनों का परिणामी जितना कोण बनाएगा किसके साथ? अभिलंब बल के साथ। उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस कोण को हम लोग बोलते हैं, ध्यान में रखिए, कौन सा कोण बोलेंगे? तो रिपोज का कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। और यदि किसी तल पर किसी वस्तु को रख दीजिए तो लंबवत ऊपर, ये देखिए, यदि किसी वस्तु को, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिए तो यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इधर की ओर क्या लगा? घर्षण बल लगा। तो ठीक है, कोण जिससे वस्तु तल पर गिरने की अवस्था में आ जाए तो उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एंगल ऑफ रिपोज बोल दीजिए या एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दीजिए, क्योंकि दोनों क्या होगा? बराबर होता है। तो ध्यान में रखना है इसको, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे के समान होता है, एक दूसरे के समान होता है, ध्यान देना है, एक दूसरे के क्या होगा? समान होता है। चलिए एक दूसरे के समान होता है, आगे बढ़ते हैं। लंबी कूद, ध्यान दीजिएगा, लंबी कूद लगाने से पहले, यह भी क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन को छोटा कीजिए बाबू, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कीजिए, छोटा करिए।
ध्यान दीजिएगा, लंबी कूद लगाने के पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है? तो भाई क्या करेगा कि लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी इसलिए दौड़ता है क्योंकि वह गति का जड़त्व प्राप्त करता है। कौन सा जड़त्व प्राप्त करेगा? गति का जड़त्व प्राप्त करता है। फिर देखिए, रेल की पटरियां किनारे पर मुड़ी होती है क्योंकि रेलगाड़ी की पहियों और पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं करने के लिए नहीं, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक बल केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, रेलगाड़ी के भार के ऊर्ध्वाधर घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। देखिए जरा इसको देख लीजिए क्वेश्चन को, ये है रेलगाड़ी झुकाव किया, ये रेलगाड़ी है झुकाव किया, तो आपको पता है कि यहाँ ये ऊपर की ओर कौन सा बल लगा? तो ये है आपको इधर ले लीजिए, तो ये आर है और इधर की ओर लीजिए झुका हुआ है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे बनाए, ये है। अब देखिए ये एंगल क्या है? थीटा है मान लेते हैं। इधर की ओर लीजिए इसका कंपोनेंट, इधर की ओर लीजिए कंपोनेंट। अब देखिए इधर की ओर क्या होगा? ये मान लीजिए आर है तो इधर की ओर हो जाएगा आर कॉस थीटा और इधर की ओर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। अब देखिए ये किससे बैलेंस रहेगा? तो ये अभिकेंद्रीय बल से बैलेंस रहेगा। ये साइन थीटा कौन सा घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक। कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। तो रेल के पहियों और पटरियों के किसी प्रकार का घर्षण, ये गलत बात है भाई जी, ठीक है। क्षैतिज घटक नहीं, क्षैतिज घटक से भार बैलेंस रहेगा। क्या होगा? भार। रेलगाड़ी के भार के ऊर्ध्वाधर घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, एकदम सही है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है। आर साइन थीटा कौन सा घटक? ऊर्ध्वाधर घटक। तो ए नंबर आंसर होगा। ध्यान देना है क्या मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि यदि घुमावदार रास्ते पर रेलगाड़ी मुड़ रहा है तो ध्यान दीजिएगा इधर की ओर कंपोनेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कंपोनेंट ले लीजिए, यहाँ कंपोनेंट ले लीजिए और ये देखिए ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला ऊर्ध्वाधर घटक होगा और ऊर्ध्वाधर घटक किससे बैलेंस रहेगा? तो अभिकेंद्रीय बल से बैलेंस्ड रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठा यात्री किस कारण आगे की ओर झुक जाता है? आपको पता है, बढ़िया से पता है, क्योंकि यह क्या होगा? यह क्या होगा? तो गतिमान कार था। कौन सा कार था? गतिमान कार था। तो गतिमान कार जैसे ही देखिए गति का जड़त्व, अगर विराम में रहता तो विराम का जड़त्व होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फुटबॉल मैच में तीव्रगामी फुटबॉल गेंद लपकते समय मैदान में स्थित एक गोलकीपर अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है। क्या होगा भाई? तो ये क्या करेगा कि हाथों द्वारा गेंद पर बल, हाथों द्वारा गेंद पर लगे बल का घटना, गलत बात है। गेंद पर अधिक बल, गलत बात है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये हाथ से लपक रहा है, गेंद को हाथ से लपक रहा है। बाबू इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, बड़ा कीजिए गेंद को, बाबू इसको बड़ा कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, ठीक है, हाँ गेंद को, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई जी आपका गेंद जो है, ठीक है, गेंद आपको पता है कि यह आवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है और आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ये आवेग है, आवेग बराबर बल गुना सूक्ष्म समय और आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो क्या हुआ कि बल के समय के मान को बढ़ाएगा तो बल का मान क्या होगा? घट जाएगा। समय के मान को बढ़ाएगा तो बल का मान क्या होगा? घट जाएगा। जरा यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गेंद पर लगा अधिक बल, तब गोलकीपर की सहायता करता है कि तरफ पीछे की तरफ खींचता है। गेंद पर लगा अधिक बल, गलत बात है। ठीक है, हाथों द्वारा गेंद पर लगने वाले बल की घटना, गलत बात है। संवेग में परिवर्तन की वृद्धि, गलत बात है। संवेग में परिवर्तन की दर में कमी, तो क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन, क्योंकि अगर समय को बढ़ाएगा तो बल का मान क्या होगा? घटेगा। तो हाथ द्वारा गेंद पर लगे बल का घटना, गलत बात है। ये हाथ द्वारा गेंद पर लगे बल का घटना, गलत बात है। संवेग परिवर्तन की दर में क्या होगी? कमी लाने के लिए वह यह काम करता है। चलिए, वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है? तो वस्तु के जड़त्व का कारण होता है, क्या होगा कि चाल में वृद्धि, ठीक है, गलत बात है। चाल में कमी, गलत बात है। गति में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। चाल में वृद्धि, चाल में घर्षण के कारण उत्पन्न मंद। मतलब क्या कह रहा है कि वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है? तो आपको पता है कि वस्तु का जड़त्व जब भी होगा तो वस्तु क्या करेगा? अपने गति में परिवर्तन का विरोध करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। गति में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। और जड़त्व जो होता है वह द्रव्यमान का समानुपाती होगा। किसका समानुपाती? द्रव्यमान का समानुपाती होता है। और द्रव्यमान जितना ज्यादा आपको जड़त्व उतना ही क्या होगा?
ठीक है, उतना ही ज्यादा होना पड़ेगा। तो जड़त्व किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जो वस्तु के गति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो गति में कोई परिवर्तन नहीं होने देगा, याद रखिएगा। तो ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और कल जो है मैं केमिस्ट्री का प्रश्न करवाऊंगा, इसी तरह से लाजवाब प्रश्न मैं करवाऊंगा और सभी चुनिंदे प्रश्न हैं, अच्छे तरीके से देखिए इसको और इसका फायदा उठाइए। और मुझे तो रिजल्ट चाहिए भाई, मैं बार बार बता रहा हूं कि किसी भी अर्थ में रिजल्ट लेना है चाहे जो हो जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल के क्लास में।